Good morning, everyone. It's audible. Okay, done. Yes. ये सारे मिक्स ही चलते हैं एमसीक्यू तो। यस, मिक्स। ओके, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए माइनर, एक अवयस्क, कैन बिकम ए पार्टनर लाइक अदर पार्टनर्स। सेकंड ऑप्शन, कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, या कांट बिकम ए पार्टनर, या नन ऑफ द दीज। देखना है आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। यस, वैसे तो जो माइनर होता है वो पार्टनर नहीं बन सकता, बट अगर अभी बाकी के पार्टनर्स अगर एग्री हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप में एंट्री कर सकता है, बट प्रॉफिट में शेयरिंग लेने के लिए। यस, प्रॉफिट में शेयरिंग लेने के लिए। तो कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, शेयर वारंट कैन बी इशूड बाय ए कंपनी व्हेन, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र, बोले तो शेयर वारंट इशू किया जा सकता है जब अंशों पर प्रार्थना राशि क्या हो, पेड हो, या शेयर पार्शली पेड हो, या शेयर फुली पेड हो, या शेयर्स आर लॉस्ट। हम कब इशू कर सकते हैं शेयर वारंट? शेयर वारंट को कब इशू किया जा सकता है? यस, जब शेयर्स पूरी तरह से पेमेंट हो जाती है ना उनकी, तब हम उनको शेयर वारंट्स इशू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शेयर्स आर फुली पेड। ठीक है, और ट्रांसफर का कोई अमाउंट नहीं लिया जाता, ट्रांसफर शुल्क नहीं होता, ट्रांसफर की फीस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जब कैश के अतिरिक्त हम किसी और कंसिडरेशन के लिए प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? यस, बी, गुडविल अकाउंट। और इसकी हमारी जो एंट्री होती है वो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो प्रोमोटर्स ने हमें जो फायदा दिया है बहुत लंबे समय तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली हम उसको गुडविल के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। यस, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डेफिनेटली हमारा आंसर यहां पर गुडविल अकाउंट ही होने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द प्रपोज्ड डिविडेंड इज 20%, if the proposed dividend is the 20%, the percentage of profit to be transferred to reserve, यदि प्रपोज डिविडेंड अगर हमारा 20% है तो रिजर्व में ट्रांसफर किए जाने वाले लाभ का कितना प्रतिशत होगा? 5%, 10%, 2.5% या 7.5%? इस क्वेश्चन को इन्होंने ये भी दिया हुआ है सेक्शन 205(2)(a) के अकॉर्डिंग, एक कंपनी को कम से कम किस राशि को संचय में हस्तांतरित करना जरूरी होता है यदि डिविडेंड की दर चुकता पूंजी के पेड अप कैपिटल के 20% से अधिक है? तो 5%, 10%, 2.5% या 7.5%? यस, सी, 10%। क्योंकि अपने को एक बात ध्यान रखनी है, जो कंपनीज एक्ट की जो सेक्शन है 205(2)(a) के अकॉर्डिंग, यदि अगर डिविडेंड की जो रेट है वो पेड अप कैपिटल के 20% से अधिक है, तो एक कंपनी को कम से कम 10% को हमें संचय में रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो मतलब अगर प्रपोज डिविडेंड 10% से लेकर 12.5% के बीच में है तो हमको 2.5% हमको ट्रांसफर करना होता है। और अगर प्रपोज डिविडेंड हमारा 12.5 से लेकर 15% है तो कितना जाएगा रिजर्व के अंदर? 5%। और अगर प्रपोज डिविडेंड अगर हमारा है 15% से लेकर 20%, तब हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है 7.5%। और अगर प्रपोज डिविडेंड
20% से ज्यादा है तो हमको 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है। तो 2.5%, 5%, 7.5% और 10%, तो 2.5% का डिफरेंस है। तो बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो 10% ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रपोज डिविडेंड हमारे पास 20% है या उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारा रिजर्व के अंदर जो हमने ट्रांसफर करना है वो 10% होने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेड इनटू, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तित किए जाते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में। यस, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ऐसे शेयर होल्डर्स को यह अधिकार प्राप्त होता है कि प्रोस्पेक्टस में दिए गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये कंडीशंस पहले से प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है, तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए लोग कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या इशू कर सकती है? रिडीमेबल प्रेफरेंस इक्विटी शेयर या सिक्योर्ड इक्विटी शेयर, रिडीमेबल डिबेंचर या ऑल ऑफ द अबव। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है क्या? यस, रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है, क्योंकि उनको एक रिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देती है ना, तो हर बार देना पड़ता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से हमको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय ए कंपनी, एक कंपनी द्वारा केवल पूर्णतः अधिमान अंशों को ही मोचन किया जा सकता है। दूसरा, गलत वाली ढूंढनी है, ध्यान रख लेना। प्रीमियम पेबल्स ऑन द रिडीमेबल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैन बी प्रिराइव्ड फॉर आउट ऑफ द कंपनी शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? अधिमान अंशों की विमोचन देय प्रीमियम की व्यवस्था कंपनी के अंश प्रीमियम खाते में से की जाती है, तो ये भी ठीक है, पहली वाली भी ठीक थी। अगला क्या है? पार्शियली पेड बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अंशतः दत्त बोनस अंशों का निर्गमन पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में से नहीं किया जाता, ये भी ठीक है। आगे देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो हम कहां से रिडीम कर सकते हैं? कंपनी के प्रॉफिट में से रिडीम कर सकते हैं। ये रियलिटी में जो रिडेम्पशन होता है ना, ये कंपनी के प्रॉफिट्स में से होता है और अंशों के जो हम दोबारा से अंश शेयर इशू करते हैं ना, वहां से होता है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा था? ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी होते हैं प्लस जो कंपनी जो शेयर इशू करती है, दोबारा जारी करती है, उसमें से होता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज प्रेज्यूम्ड टू बी, जब तक पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, प्रेफरेंस शेयर को सदैव क्या माना जाता है? कम्युलेटिव प्लस पार्टिसिपेटिंग या नॉन कम्युलेटिव, या नॉन कम्युलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कम्युलेटिव, या कम्युलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कम्युलेटिव, या नॉन कम्युलेटिव पार्टिसिपेटिंग या नॉन कन्वर्टेबल। आपको क्या लगता है, जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो हम एक प्रेफरेंस शेयर को क्या मान के चलते हैं? यस, कंपनी का एक्ट है 1956 या अभी जो प्रेजेंट में जो एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेफरेंस शेयर की बात करें, जब तक कि बिल्कुल क्लियर ना लिखा हुआ हो हम उसको कम्युलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग या नॉन कन्वर्टेबल मान के चलते हैं, ठीक है। संचयी, अप्रतिभागी और अपरिवर्तनीय। संचयी बोले तो कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, एंड नॉन कन्वर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 10। स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड बाय, स्वेट इक्विटी शेयर कौन इशू कर सकता है? स्पेशल रेजोल्यूशन से, स्पेशल रेजोल्यूशन सेंसेशन फ्रॉम द एनसीएलटी या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड सेंसेशन फ्रॉम द एनसीएलटी या नन ऑफ द अबव। स्वेट इक्विटी शेयर, यस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है इसकी कंपनी के मीटिंग के अंदर, तो तभी हमारे ये इशू हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर अकाउंट अंटिल रिटर्न ऑफ इज शोन ऑर्डर, जब तक हम
शेयरों के फेवर कटौती खाता को पूरी तरह से लिखित नहीं होता तब तक कहाँ दिखाते हैं? दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड में, इश्यू एंड सब्सक्राइब कैपिटल के हेड में, या रिजर्व एंड सरप्लसेस की हेड में, या मिसलिन एक्सपेंडिचर के हेड में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेबिट साइड की हेड में? क्या लगता है आपको? जब तक पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं होता कब तक कहाँ दिखाते हैं? यस, इट इज शोन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि हम अगले कुछ सालों के अंदर इसको राइट ऑफ करते रहते हैं ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रीमियम अर्न ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। जो भी हम प्रीमियम शेयर्स के ऊपर अर्न करते हैं वो किसका एग्जांपल होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू रिसिप्ट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, या नन ऑफ द अबव? जो भी हम प्रीमियम अर्न करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर वो किसका एग्जांपल है? वो रियलिटी में ना एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये ऑप्शन इसमें से दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, जो कंपनीज की जो एक्ट है 2013 का जो सेक्शन है 52 सबसेक्शन 1, उसके अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और वो हमारी जो होती है वो कैपिटल रेवेन्यू होती है। ओ, कैपिटल नेचर की इनकम होती है। ठीक है, ऐसा समझ लो आप। यस, कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हैं, सॉरी, कैपिटल टाइप की कैपिटल रिसिप्ट। एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट तो दी नहीं हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये हो नहीं सकता। रेवेन्यू रिसिप्ट हो नहीं सकती, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। ये हमारी रियलिटी में कैपिटल रिसिप्ट होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स कांट बी यूज्ड फॉर। तो शेयर के इशू करने पर जो भी हम प्रीमियम मिलता है वो कहां पर उपयोग नहीं किया जा सकता? शेयर्स के ऊपर जो भी प्रीमियम मिलता है वो कहां पर उपयोग नहीं किया जा सकता? पहला देखिए ना, अगर ऑप्शन हमारा क्या है, इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर दो मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पे तो हम कर सकते हैं कंपनी के सदस्यों को पूरा बोनस निर्मित करने, यहाँ तो यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द कंपनी के ऋण पत्रों के स्वीकृत बट्टा डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, यहाँ भी कर सकते हैं। फिर प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए, प्रमोटर्स को नहीं दे सकते भाई। तो यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन हमको मिल ही गया, आंसर मिल ही गया। फिर चौथा ऑप्शन भी देख लो, पेइंग प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर ऑफ द कंपनी के डिबेंचर्स के रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम का भुगतान करने, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी, बट प्रमोटर्स को क्यों देंगे हम? प्रमोटर्स का क्या मतलब है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना है कि हम आंसर करेक्ट नहीं है। केस ऑफ स्टॉक ऑफ ए कंपनी, स्टॉक ऑफ ए कंपनी केस में स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड, या स्टॉक कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इश्यूड टू द पब्लिक बाय द कंपनी, या स्टॉक डोंट बियर डिस्ट्रिक्टिव नंबर, या स्टॉक मे बी ऑफ द अनइक्वल अमाउंट्स। इसमें से क्या बताना है? नोट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? रियलिटी में जो स्टॉक होता है ना हमारा, फुली पेड अप शेयर्स का ग्रुप होता है। तो एक कंपनी सीधा इसको पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 500 शेयर्स फुली पेड अप वाले हैं, तो वो 500 शेयर्स का एक स्टॉक कंपनी से ले सकता है। इस तरह जो स्टॉक होता है ना वो असमान राशियों के हो सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम बात करें, इट कैन बी डायरेक्टली इशूड टू पब्लिक बाय कंपनी, है ना। तो बी। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस, अगर हमको फाइनेंस की जरूरत है, विच ऑफ द सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय कंपनी। इसमें से कौन सी सिक्योरिटीज को हम इशू कर सकते हैं? इक्विटी शेयर्स, रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या बोनस शेयर्स। इसमें से हम किस किस को इशू कर सकते हैं? अगर किसी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, आपको लगता है क्या क्या लगता है, क्या इसमें से क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? यस, इक्विटी शेयर्स तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल यस, इक्विटी शेयर्स तो हम यूज कर ही सकते हैं। और रिडीमेबल डिवेंचर्स, कि रिडीमेबल इक्विटी शेयर तो हो ही नहीं सकता, है ना। बोनस शेयर को इशू करने से कुछ मिलता नहीं है। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर जहां होगा वो हमारा ठीक है। तो डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर।
1, 3 एंड 4। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। बट ऐसे इक्विटी शेयर जो रिडीमेबल है ये तो हो नहीं सकते, बोनस शेयर से कुछ मिलता नहीं है। तो कह सकते हैं कि जब भी किसी कंपनी को फाइनेंस रेज करना है तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, under which of the following secured sections of the Companies Act 1956 a company can use share premium for the certain purpose? इसमें से कौन सा सेक्शन ऐसे है जिसके अकॉर्डिंग हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वटएवर जो भी है। देखो ध्यान से, सेक्शन 52, 78, 65, 80, ये बात हमने कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में स्टडी की भी है, या जो अपना करंट का जो सेक्शन है 2013। तो अगर हम 1956 के सेक्शन की बात करें तो वहां पर सेक्शन 78 है, बट यहाँ पर हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारा आंसर 78 हमारा बनने वाला है। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम को हम कैसे यूज कर सकते हैं? बोनस अंशों के फॉर्म में, जो प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, या जो भी हमारे डिबेंचर्स के ऊपर या शेयर्स के ऊपर जो भी हमारी डिस्काउंट होती है उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है, या ऋण पत्रों पर जो भी हमारा प्रीमियम होता है उसका भुगतान करने के लिए। सो सेक्शन 78 है। क्वेश्चन नंबर 17, बाय अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इट इज, शेयरों के अभिगोपन से क्या होता है? Convenient to get the accounts of the companies audited. Second option, easier to collect capital for the company. Yeah, easier to get the company registered. Yeah, easier to enter in the contract with the promoter of the company. Underwriting of share से क्या फायदा होता है? Yes, जब भी हमारे अंडरराइटर्स होते हैं तो उससे हमारा कैपिटल हमारी जल्दी कलेक्ट हो जाती है। Easier to collect capital for the company. यस, पैसा हमारा जल्दी कलेक्ट हो जाता है। और अपने को पता है कि शेयर्स के ऊपर जो हमारा अंडरराइटर कमीशन है वो 5% होता है, और जबकि डिबेंचर्स के ऊपर हमारा 2.5% है। अपने को बातें छोटी छोटी हैं बट ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूटिलाइज, प्रतिभूति प्रीमियम राशि का प्रयोग हो सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मीटिंग रूटीन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, या राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस। ये टॉपिक मैंने आपको भी बताया भी था। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ यूज कर सकते हैं? यस, राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताया भी था। सेक्शन 78 ये कंपनीज का जो नया एक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोनस शेयर के लिए भी यूज होता है, प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी होता है, और जो शेयर डिबेंचर्स के जो खर्चे होते हैं, जो हमारे पास कमीशन होते हैं, उनको चुकाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग किस काम के लिए नहीं किया जा सकता? शेयर्स लोगों को बोनस देने के लिए, कंपनी के प्लेक्सेस को अप्लिकेट करने के लिए। अभी दोनों ऑप्शन तो ठीक है ना। ये ऋण पत्रों के इशू पर दी गई कटौती को अप्लिकेट करने के लिए, ये भी ठीक है, पर मतलब ये क्वेश्चन गलत होएगा, ऑप्शन गलत होगा। लोगों को डिविडेंड देने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ही बनना चाहिए, ठीक है, कि हम इसका उपयोग यहां पर नहीं कर सकते लाभांश देने के लिए, ठीक है। ये टॉपिक हमारा तीसरी बार रिपीट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। When an existing company offered its share for the sales to the existing shareholder, it is known as, जब हम एग्जिस्टिंग कंपनी अपने शेयर्स को सेल करने के लिए इसी शेयर होल्डर को बोलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसिंग, बोनस इशू, राइट इशू, या ऑफर फॉर सेल। ये क्वेश्चन वैसे सिंपल सा है, हमने स्टडी भी किया था। यस यस, राइट इशू, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइट इशू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द टर्म रिस्क कैपिटल डिनोट, रिस्क कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है? इक्विटी कैपिटल में ही होता है। लोगों को पैसा वापस मिलने की कोई गारंटी भी नहीं होती है ना। प्रेफरेंस को तो फिर भी पता चल जाता है, डेट को भी मिल जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मिलता है। डेट इज द इक्विटी कैपिटल, रिस्क कैपिटल कहते हैं हम, ध्यान रख लेना,
इक्विटी कैपिटल को रिस्क कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं को फेस करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी जब पैसा वापस देने की बारी भी आती है तब भी पैसा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाता है, इक्विटी की फिर भी लास्ट में बारी आती है अगर बच गया तो। इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्क मालिकों का होता है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसलिए हम इक्विटी कैपिटल को रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द एप्लीकेशन मनी पेबल ऑन द शेयर शुड नॉट बी लेस देन द फ्लोइंग परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर। प्रत्येक अंश के एप्लीकेशन पे जो भी अमाउंट है वो अंशों के अंकित मूल्य के प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितने परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी शेयर्स की जो वैल्यू होती है? 5%, 10, 20 या 25? यस, एग्जैक्टली 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंशों के एप्लीकेशन पे जो भी पैसा होता है ना, जो भी पैसा मांगते हैं, तो जो भी शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है उससे 5% से कम नहीं होगा। मान लो 100 रुपये हमारा शेयर का वैल्यू है, फेस वैल्यू है, तो कम से कम अपने को 5 रुपये तो मांगने पड़ेंगे एप्लीकेशन पे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A company forfeited 100 equity shares of the 10 each on which the final call of 4 rupees per share was unpaid। मतलब मैंने 100 शेयर्स जब्त किए हैं, 100 शेयर्स के ऊपर 6 रुपए तो आ चुके हैं, 600 रुपए तो आ चुके थे और 400 रुपए नहीं आए थे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? एट वट मिनिमम रेट पर शेयर दी शेयर कैन बी इशूड बाय द कंपनी। कंपनी कम से कम कितने रुपए के ऊपर ये शेयर दोबारा से इशू कर सकती है? 6 रुपए, 8, 4 या 10? क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 600 तो हमने वैसे ही वसूल कर लिए, 6 रुपए के हिसाब से तो वैसे वसूल कर लिए, तो बाकी 4 रुपए के हिसाब से और वसूल करने बाकी हैं। तो कम से कम शेयर 4 रुपए का तो और बेच दो ना दोबारा। तो आपको कम से कम ये शेयर कम से कम 4 रुपए के हिसाब से तो सेल करना ही होगा, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए के हिसाब से तो आपने वसूल कर ही लिए, बाकी जो रहता है 4 रुपए का हिसाब किताब रहता है, उसी शेयर को आपने दोबारा सेल करना, तो कम से कम 4 रुपए का तो बेचो, लॉस में तो नहीं जाओगे ना आप, 10 रुपए तो पूरे हो जाएंगे ना आपके। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। When shares are forfeited, share capital account is debited by the। जब शेयर्स को हम forfeited करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, या फिर कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर से, या पेड ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर से, या अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर से। किस अमाउंट से हम उसको डेबिट करते हैं? जब शेयर्स को हम जब जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होता है, पर कौन से अमाउंट से होता है ये आप देखना, शेयर होल्डर्स के शेयर कैपिटल के चैप्टर में देखना, जितना पैसा मांग लेते हैं ना उससे हमारी एंट्री होती है, तो कॉल्ड अप अमाउंट होता है, तो वहां पे हमारी एंट्री भी होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो आप डेबिट उतना ही करते हो जितना अमाउंट हम अब तक मांग चुके होते हैं। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेना, ये जितना पैसा हमने अब तक मांगा होता है, कोई मैटर नहीं करता शेयर की फेस वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, पर जितना पैसा हमने अब तक मांगा है ना उतने अमाउंट से हमको शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25। The directors of a limited company resolved to forfeit the 1000 shares, the 10 each, rate 7.5 paid for the non-payment of the final call of the 2.5 per share। एक डायरेक्टर ने, हमने 1000 शेयर को फॉरफिट करना है, 10 रुपए का एक था और 7.5 रुपए पे हैं, 7.5 रुपए तो पे हो चुके हैं, तो देख लो 1000 शेयर हैं, 7.5 रुपए के हिसाब से तो पेमेंट हो चुकी है, 2.5 रुपए पेमेंट नहीं हुई है, और हमने शेयर को जब्त करने का फैसला किया। मान लो जब्त कर भी लिए होंगे, अब जब्त कर भी लिए हैं तो जब्त करने के बाद कंपनी क्या कह रही है? कह रही है कि इसमें से 700 शेयर को हमने क्या किया है, दोबारा रीइशू कर दिया है। तो 1000 शेयर मैंने जब्त किए थे, 1000 शेयर मैंने जब्त किए, तो 7.5 रुपए के हिसाब से पैसा जब्त भी हो गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? ये वाला बहुत प्रैक्टिकल सा टॉपिक है ये। 1000 शेयर्स हैं, 7.5 रुपए हमारे पास आ गए, 2.5 रुपए नहीं आए, बट कोई बात नहीं, 7.5 रुपए तो आ गए ना। तो 7.5 रुपए के हिसाब से देखें तो हमारे पास 7500 रुपए आ चुके हैं। ये कितने शेयर्स को जब्त करने का फायदा था? 1000 शेयर्स को जब्त करने का फायदा था, बट कंपनी ने इन 1000 शेयर्स में से 700 शेयर दोबारा इशू कर दिए। 700 शेयर जब दोबारा इशू किए तो कंपनी ने ये इशू किए 7 रुपए के हिसाब से। कितने पे इशू किए हैं? 7 रुपए के हिसाब से। देख लो पहले एक बार ध्यान से, ठीक है। 700 शेयर मैंने इशू कर दिया 7 रुपए के हिसाब से,
तो 4900 में सेल हो गए होंगे। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितना अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। भाई 1000 शेयर का फायदा कितना है, 7500, तो 700 शेयर का फायदा अलग कर लो। तो 700 शेयर का फायदा अगर आप देखोगे तो 700 शेयर का फायदा आप काउंट करके देख लेना। तो 7500 का फायदा 1000 शेयर के ऊपर था, तो 700 शेयर का फायदा आप काउंट करोगे ना, तो 700 शेयर्स का जब आप फायदा कैलकुलेट करके देखना, आपके पास आ जाएगा 5250। इतना 700 शेयर का फायदा ये है 5250। ठीक है, अब 5250 में से अब अपने पास शेयर को मैंने 7 रुपए में इशू किया है, 3 रुपए का नुकसान भी हुआ है। इस तो 700 गुना 3, 2100 का नुकसान पूरा कर लेना। बाकी पैसा जो बचेगा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। कितना बचेगा ये 3150। तो 3150 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पर देख लो, यस 3150 ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिंपल सी टेक्निक को यूज किया है। हमने 1000 शेयर जब्त किए, 7.5 रुपए हमने जब्त कर लिए, 7500 का फायदा हो गया। अब 7500 का फायदा हुआ तो 700 शेयर मैंने जब दोबारा बेचे तो 3 रुपए का नुकसान भी हो गया, मेरे को 2100 का लॉस हो गया। अब वो पूछ रहा है कि जो आपने शेयर दोबारा सेल किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे। तो 1000 शेयर का फायदा था 7500, तो 700 शेयर जो मैंने सेल किए हैं 7 रुपए के हिसाब से 49 तो आ ही गए होंगे, बट 3 रुपए के हिसाब से नुकसान भी तो हुआ है। तो 700 शेयर के ऊपर जब मैंने फायदा अलग किया, 7500 रुपए में से जब मैंने 700 शेयर का फायदा अलग किया, तो 700 शेयर के ऊपर फायदा कितना था 5250। बट ये लॉस यहाँ से पूरा कर लो, 2100 आपने लॉस भी कमाए हैं, 2100 का आपने लॉस भी तो किया है ना सेल दोबारा करते हुए। तो 2100 का जब आप लॉस कवर कर लोगे तो बाकी जो फायदा है 3150 का एग्जैक्ट, ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। यही बात वो आपसे पूछ रहा था। तो डेफिनेटली 3150 हमारा आंसर है। बट ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है इक्विटी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से, तो थोड़ा सा ध्यान से वहां से देख सकते हो। फोर फीचर ऑफ शेयर एंड द री इश्यू ऑफ शेयर, तो वहां पे टॉपिक है, बहुत इजी है, देख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, 27, 20 एंड 29। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज, ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है। डेवलप नॉलेज एंड स्किल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, चेंज द एटीट्यूड, या ऑल ऑफ द अबव। जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, यस डेवलप नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की की थ्योरी ऑफ द मास्लो, देयर आर द फॉलोइंग लेवल ऑफ द नीड हायरार्की। मास्लो की थ्योरी देखी है ना, तो मास्लो की थ्योरी के अंदर आपने देखा है ना कि ऐसे हमारा एक पिरामिड सा बना होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितने लेवल होते हैं, 5 लेवल होते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास कितने लेवल होते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास भाई 5 लेवल होते हैं, यही हमको बताना था इसके अंदर, है ना। 5 लेवल्स के अंदर जो पहला लेवल था वो कौन सा होता है, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, फिर सेकंड सेफ्टी की होती हैं, थर्ड बंदे को प्यार भी चाहिए, समाज से भी कुछ चाहिए, फोर्थ नंबर पे लोगों को दुनिया से रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, फिर सेल्फ एस्टीम फिफ्थ नंबर पे आती है। तो 5 लेवल्स होते हैं मास्लो की नीड्स के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन देखो, डिसीजन ट्री इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक संगठन में निर्णय वृक्ष क्या है, इंपोजेस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, या रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द एम्प्लॉइज, या एनहांसेस द वर्क्स पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको, यस एक संगठन में जो डिसीजन ट्री होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठनात्मक प्रभावशीलता का आरोपित करता है। ठीक है, यस 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 ए imposes organizational effectiveness. Next is the management grid of the behavioral theories of leadership developed by, किसने डेवलप की थी, रेनिस लिकर्ट ने, ब्लेक एंड मॉर्टन ने, या रॉबर्ट टेनिनबम ने, या फ्रेड फिडलर ने। जो हमारी मैनेजमेंट ग्रिड, यस ब्लेक एंड माउंटेन कह सकते हैं, है ना, ब्लैक एंड माउंटेन। सब ब्लैक स्पेलिंग नहीं है बट हिंदी में यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, अंडर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स, या अथॉरिटीज फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, या डेलीगेट अथॉरिटी इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव हैपेंस। क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लो अंडर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है,
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंडर में क्या होता है? सारा ही होता है, ठीक है, ऑल ऑफ द वो ही आएगा, ठीक है। अथॉरिटी इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स, अथॉरिटीज ऊपर से नीचे की जाती है, डेलीगेशन अथॉरिटीज नॉट लिफ्ट ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड सो ऑन, दिस। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 31 और 33 भी देखते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड द विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, द डेफिनेशन वाज गिवन बाय, यस, ये हमारी बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर की ही डेफिनेशन, बहुत पॉपुलर है ये। औपचारिक समूह के माध्यम से उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है, ये परिभाषा दी गई है पीटर ड्रकर ने, हेनरी फ्योल ने, हैरोल्ड कंटेज में, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। क्या लगता है? हैरोल्ड कंटेज, ठीक है। ऑप्शन इज द सी, यस, हैरोल्ड कंटेज, एग्जैक्टली सी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू ए नंबर ऑफ यूनिट अंडर ए कंपनी, या सप्लाई एरिया ऑफ ए कंपनी, या नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर ए मैनेजर, या कंट्रोलिंग टेक्निक्स। क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल्स का, क्या मतलब है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यही है, यस, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर ए मैनेजर। ये जो दी थी थ्योरी, ये ग्रेनास ने दी थी, उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर काम करने वाले जितने भी इंप्लॉइज होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, तो इससे वो अच्छे से उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, एफिशिएंट तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट ज़्यादा हो गए तो कभी कोई कुछ कर रहा हो, कभी कुछ, तो ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाओगे, तो एक लिमिट फिक्स कर दी गई थी उन्होंने। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, इसमें से हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अथॉरिटी कांट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी गो टुगेदर, या नन ऑफ द अबव। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट थोड़ी ना कर सकते आप। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाज इवोल्व बाय, स्पैन ऑफ कंट्रोल के जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था? स्पैन ऑफ कंट्रोल, ग्रेनास, यस, सी। ग्रेनास का नाम संबंध है किससे? ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो रहा है, जो ऊपर क्वेश्चन था ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल ही आएगा, ठीक है। ग्रेनास का संबंध किससे है? स्पैन ऑफ कंट्रोल से है। क्वेश्चन फिर से सिंपल सा आ गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कांट बी डन विदाउट, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल से, डिफाइनिंग इन द क्लियर टर्म्स द आस्क टू बी परफॉर्म्ड, या फंक्शनल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कांट बी डन विदाउट, किसके बिना नहीं हो सकता? यस, जब तक हम सारी बातें क्लियर नहीं कर देते तब तक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। संपन्न होने वाले कार्यों की स्पष्ट परिभाषा, तो कि एमबीओ के अंदर आपको पता है ना कि हम सभी को साथ लेके चलते हैं, सबको पहले से बता देते हैं कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, हमारा टारगेट क्या है, ये वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो अगर ये है ही नहीं तो एमबीओ कहाँ पॉसिबल हो पाएगा? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 38। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इसमें से कौन सी प्रोसेस है? Defining the problem, step number 1. Selection of best alternative and the implementation, second step. Third, considering the limit factors. Third, fourth, considering alternatives. तो ये 4 स्टेप हैं, तो 4 स्टेप को इन्होंने आगे पीछे करके दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 1 4 3 2, 3 1 4 2, 1 3 4 2। तो ये देखना है कि सीरीज में लगानी है अपने को, इसको जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है अपने को क्या करना है, इसको सीरीज में लगाना है। बताओ। देखो सबसे पहले ना हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं, फिर हमारा होता है लिमिटेड फैक्टर वाला, फिर हम करते हैं ऑल्टरनेटिव देखते हैं, फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा यही आएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है, ठीक है। फिर हम करते हैं ये वाला काम,
फिर हम करते हैं ये वाला काम, फिर हम करते हैं ये वाला काम, तो आप चेक करके देख लो क्या बनेगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कह सकते हैं, इसको हमने सही सीरीज में लगाना था। प्लूरल एग्जीक्यूटिव मींस, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? यस, एक ऐसी कमेटी है जिसे लाइन अथॉरिटी प्राप्त होती है, एक कमेटी हैविंग लाइन अथॉरिटी, एक समिति, एक कमेटी जिसे अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954 के अंदर लिखी गई थी। तो इस बुक का ऑथर बताना है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, इट्स ओके। यस, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 एक बुक है, इसके रेस्ट पीटर एफ ड्रकर ही हैं, ठीक है, यहाँ पर पीटर ड्रकर लिखा हुआ है, इट्स ओके, पीटर एफ ड्रकर पूरा कंप्लीट नेम है, ठीक है। द मैनेजमेंट शुड concentrate its attention only on exceptions, yeah, check everything without exception, yeah, accept exceptions in the emergencies only, yeah, take corrective actions without exceptions. Question number 40, मैनेजमेंट शुड, हमारे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर मान जाते हैं F.W. टेलर, उन्होंने कहा था हमें कंट्रोल के अंदर बात की थी उन्होंने, अपवाद सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपना ध्यान, मैनेजमेंट्स को अपना ध्यान अपवादजनक विषयों पर केंद्रित करना चाहिए, ठीक है, ऑन द एक्सेप्शन। तो अपना ध्यान अपवादजनक विषयों पर भी केंद्रित करना चाहिए, ठीक है, ये बातें उन्होंने बोली थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इसके नीचे 42 भी है। मस्ट मैच लिस्ट, हमको लिस्ट मैच करनी है इसमें से, ठीक है। मास्लो, हर्जबर्ग, एलजी, उर्विक, एमजी मैकग्रेगर, इसके सामने हाइजीन थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी, नीड की या जेड थ्योरी दी हुई है, तो इसमें से अपने को सही सीरीज को मैच करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 41, यस, मास्लो की तो आपको पता है ना, नीड इरेक्की की थी, तो ए के सामने तो 3 आ गया, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको मास्लो की क्या थी? नीड। और यहां पे ओची की देखोगे तो यस, यस, हर्जबर्ग की तो ये वाली हाइजीन थ्योरी थी, जेड, ठीक है, सी के सामने 4 आ गया, और बाकी का जो रह गया वो 2 रह गया, ठीक है, मैकग्रेगर की ये। तो देख लो, A3 B1, A3 B1 C4 DA, तो डी आंसर है, ठीक है हमारा, A3 B1 C4 D2, तो डेफिनेटली हमारा डी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कमांड प्रीरोगेटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन लाई बिटवीन द, एक संगठन में आदेश देने का विरोधा विशेष अधिकार प्राप्त किसको होता है? लाइन अथॉरिटी को, स्टाफ अथॉरिटी को, इनफॉर्मल अथॉरिटी को, या ऑल ऑफ द अबव? प्रीरोगेटिव्स, यस, लाइन अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, Which of the following is not the basic perception of the theory of Z of the effective management? इसमें से बताने की Z थ्योरी किससे रिलेटेड नहीं है, इसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट है जो Z थ्योरी का नहीं है, वो देख लो। वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉइज डिसीजन मेकिंग ऑन ऑल स्टेज ऑफ ऑपरेशन, या consequences decision making, या dependence of the employees loyalty on the sales scales of the remuneration, या relationship of the employees of the organization with the employees integrated prosperity?
ये वाला। तो इसमें नहीं था, जो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर इन्होंने नहीं था कि कर्मचारियों की निष्ठा की परिश्रम की दर पर निर्धारित होती है, तो ऐसा इसमें नहीं था जो जेट ओची की थ्योरी में। जॉब इवेल्युएशन का क्या मतलब है, कार्य मूल्यांकन का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 44 है ये, ठीक है। तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, एनालिसिस ऑफ जॉब या रेटिंग ऑफ जॉब? यस, जॉब एनालिसिस का मतलब डेफिनेटली एनालिसिस ऑफ जॉब से ही होता है। आगे क्या है, डिसीजंस विच आर रिपीटेड एंड टेकन अगेंस्ट फैमिलियर बैकग्राउंड और कॉल्ड, वे डिसीजन जो बार बार एक परिचित संदर्भ के प्रेक्षक में बार बार लिया था, क्या बोलते हैं उनको? स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रूटीन, पॉलिसी या वाइटल डिसीजंस? जो बार बार लेते हैं रूटीन नेचर की होते हैं। अब आपको डेली जाना है दिल्ली तो एक ही बस लेने वाले तो रूटीन डिसीजन होते हैं, बार बार सोचोगे थोड़ी ना। आपको 9 बजे दिल्ली की बस पकड़ी तो रूटीन नेचर के डिसीजन हो गए ना वो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48, 49। ए प्लान व्हेन एक्सप्रेसिस क्वांटिटी टर्म इज नोन एज, एक योजना जब संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो क्या कहलाती है? पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर या बजट? ये टॉपिक तो वैसे इजी होगा आप सबके लिए, बजट ही होता है। यस, डी बजट। फिर द चीफ एडवांटेज ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? ग्रेटर पार्टिसिपेशन कॉर्पोरेशन या सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी या डिविडेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्विक डिसीजन मेकिंग? क्या लगता है आपको? यस, ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड द कोऑपरेशन, कोपअप, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक यूजली यूज्ड ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल टू, ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं पहले भी आ चुका है। मेक देम मेंटली वीक, उनको मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए है, या जनरेट अनफिल्टर्ड आइडियाज, उनके अबाध विचारों को सृजित क्रिएट करने के लिए, या रिमूव्ड अनवांटेड आइडियाज, दिमाग से फालतू के विचारों को खत्म करने के लिए, या उनके दिमाग में विचारों को बिठाने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में हमने पहले भी कभी ना कभी स्टडी किया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी प्रोसेस होती है, लोग आपस से बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, नए नए क्रिएटिविटी आइडियाज निकाल कर आते हैं, ठीक है। तो जो भी आइडियाज हैं उनको एक मस्तिष्क मंथन कहते हैं, इसको एक ऐसी टेक्निक जो विचार समूह के लोगों के मस्तिष्क में विद्यमान जितने भी विचारों को निकालने हेतु उपयोग करते हैं। तो डेफिनेटली उनके दिमाग में से हम विचारों को लेकर आते हैं बाहर। सी। फिर मीडिया अपवर्ड कम्युनिकेशन डोंट इंक्लूड, ऊपर की और कम्युनिकेशन में क्या नहीं है? मेमो, सजेशन, कंप्लेन एंड डायरेक्ट कंसल्टेशन। हम लोगों को सजेशन तो देते हैं, ऊपर कंप्लेन्स भी जाती हैं, डायरेक्ट कंसल्टेशन भी होती है, बट हमारा मेमो वाला टॉपिक तो नहीं आएगा इसमें, मीडिया है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 50, SWOT इज यूज्ड फॉर मोटिवेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। SWOT हम कहां पे यूज करते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। प्लानिंग में। यस, SWOT का यूज प्लानिंग में ज्यादा होता है, ठीक है। एल्टन मायो मेनली कंट्रीब्यूटेड टू, एल्टन मायो ने मेनली कंट्रीब्यूट कहां पे किया था? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में, मॉडर्न थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट में, या क्लासिकल थ्योरी में, या ब्यूरोक्रेटिक? बोले तो नौकरशाही। एल्टन मायो। यस, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अंदर इनका ज्यादा योगदान रहा था, ठीक है। वहां पे मैंने देखा भी था हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स आई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज प्रोपेगेंडेड बाय द, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, क्या लगता है? हेनरी फ्योल, एल्टर मायो, ग्रेसुनास या एफडब्ल्यू टेलर? यस, क्वेश्चन क्योंकि पहले भी आया था, इस काम में बहुत स्पेशलिस्ट थे ये। ग्रेवनास थे, 1933 में किया था। इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल या ध्यान का विस्तार भी कहते हैं, इसको नियंत्रण का विस्तार, ध्यान का विस्तार, कुछ भी कह लो इसको आप, ठीक है। तो लगभग लगभग हमने 52 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, काफी आज के लिए। ओके, पीडीएफ मिल जाएगी जल्दी, ठीक है। विल सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।